हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा ऑनलाइन पाठशाला पर। और कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आ जाइए शुरू करते हैं फिर अपनी प्रैक्टिस, सीडीपी की प्रैक्टिस जो कि हमारी डेली चल रही है। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा या ज्ञान की सीमा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है विद्यालय का असहयोग। विद्यालय का असहयोग जो है वो अधिगम के पठार का कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? मतलब अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। ये कथन है गेट्स व अन्य का, मॉर्गन और गिलीलैंड का, स्किनर का या क्रोबैंक का। तो ये कथन किसका है? ये कथन है गेट्स व अन्य का। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? पियाजे बहुत ये मनोवैज्ञानिक हैं, बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक हैं। किसके लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास के लिए, यौन विकास के लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए या सामाजिक विकास के लिए। तो पियाजे किसके लिए जाने जाते हैं? पियाजे जाने जाते हैं संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं पियाजे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ऊर्ध्व अंतरण, क्षैतिज अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब मानव शरीर के एक भाग को जिसे प्रशिक्षण दिया जाता है उसका अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है द्विपार्श्विक अंतरण। ठीक है, तो उसे द्विपार्श्विक अंतरण कहा जाता है। जैसे बाएं हाथ से लिखने की योग्यता उपयोग दाएं हाथ से लिखने में भी करना, मतलब जैसे कोई बच्चा बाएं हाथ से लिखता है, ठीक है, और वो साथ साथ में दाएं हाथ से भी लिखते हैं, तो इसको कहते हैं द्विपार्श्विक अंतरण। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पावलोव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने। तो क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन क्या है? स्किनर ने। तो क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? अल्बर्ट बंडूरा किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत से, व्यवहारात्मक सिद्धांत से, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत से या विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत से। तो अल्बर्ट बंडूरा जो हैं वो सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? बिने साइमन ने, स्टर्न ने, टर्मन ने या सिरिल बर्ट ने। तो मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था किसने? बिने साइमन ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का ए आंसर करेक्ट, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? देखिए, तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। तो कौन सा इसमें नियम नहीं है सीखने का? देखिए, 3 तो नियम है, तत्परता का नियम भी है, प्रभाव का नियम भी है, अभ्यास का नियम भी है। किसने दिए हैं तीनों नियम? ये थॉर्नडाइक ने दिए हैं। ठीक है, किसने दिए हैं? ये थॉर्नडाइक ने दिए हैं। आपको अच्छे से याद होगा। 2 तरह के नियम दिए हैं, एक प्राइमरी नियम और एक गौड़ नियम, प्राथमिक नियम एंड गौड़ नियम। ये तीनों जो आते हैं प्राथमिक नियम में आते हैं। और इसमें कौन सा नियम नहीं है सीखने का? तनाव का नियम जो सीखने का नियम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे,
अनुबंधित अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया? पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर या चूहे पर? तो अनुबंधित अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत ने पावलोव ने प्रयोग किया था कुत्ते पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सूझ द्वारा थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने, पावलोव ने या वुडवर्थ ने? तो सूझ द्वारा सीखने का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? वो दिया था कोहलर ने। ठीक है, कोहलर ने सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। कार्य को आरंभ करने और जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? प्रेरणा, संवेदना, सीखना या प्रत्यक्षीकरण? तो ये कहलाती है प्रेरणा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है। विस्मृति कम करने के उपाय हैं। विस्मृति कम करने के उपाय क्या हैं? सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति, स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो देखिए, विस्मृति कम करने का जो उपाय है वो है पाठ की पुनरावृत्ति। मतलब किसी भी पाठ को बार बार पढ़ना, बार बार उसकी पुनरावृत्ति करना विस्मृति कम करने का उपाय है। तो ये विस्मृति कम करने के लिए ये आवश्यक है कि सीखी गई बातों को, अनुभवों की पुनरावृत्ति की जाती रहे। मतलब जो बातें सीखी गई हैं उनको जो है बार बार रिवाइज करते रहना चाहिए, जिससे विस्मृति कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्रोध व भय प्रकार हैं। क्रोध व भय किस तरह का प्रकार है? अभिप्रेरणा के, संवेग के, परिकल्पना के, मूल प्रवृत्ति के। तो क्रोध व भय किसके प्रकार है? संवेग के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। ये दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल क्या कहलाती है? सीखना, अनुकरण, कल्पना या चिंतन? तो दूसरे व्यक्तियों के बाह्य व्यवहारों की नकल करना ही क्या कहलाता है? अनुकरण कहलाता है। ठीक है, अनुकरण कहलाता है। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 है। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, प्रशिक्षण स्थानांतरण या सीखना? तो इसको कहेंगे हम सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। ठीक है, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण जो है पूर्व ज्ञान व अनुभव के सीखने में सहायता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। क्या कहेंगे? कल्पना, स्मृति, विस्मृति या ध्यान? तो बताइए, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को, ठीक है, जो बात जैसे याद नहीं रहती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं विस्मृति। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। टर्मन के अनुसार 90 से 100 के बीच जो बुद्धि लब्धि होती है वो बालक कैसा माना जाता है? मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि या क्षीण बुद्धि? तो वो बच्चा कहलाएगा सामान्य बुद्धि का। जिसमें 90 से 100 बुद्धि लब्धि हो वो बच्चा सामान्य बुद्धि का कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18। हॉल का सिद्धांत निम्न में किसकी व्याख्या करता है? हॉल का सिद्धांत बुद्धि की प्रकृति की, अधिगम्य अभिप्रेरणा की भूमिका की, मूल्यों का विकास या किशोरावस्था का विकास? तो हॉल का सिद्धांत
किसकी व्याख्या करते हैं? वो करता है किशोरावस्था का विकास की व्याख्या करता है। तो स्टैनले हॉल ने 1904 में एक पुस्तक दी थी जिसका नाम था एडोलसेंस। ठीक है, एडोलसेंस था जिसका नाम, ये 1904 में प्रकाशित हुई थी। हॉल की बुक थी जिसमें किशोरावस्था के विकास को आकस्मिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत मतलब उन्होंने व्याख्या की थी। इसके अनुसार किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं और वे जो हैं अचानक होते हैं। ठीक है, तो हॉल का सिद्धांत किशोरावस्था का विकास से संबंधित है। इनकी बुक है एक एडोलसेंस जो 1904 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में किसने महत्व दिया? किसने दिया था? कमेनियस ने, हॉल ने, हॉलिंगवर्थ ने या फ्रायड ने? देखिए, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनोलैंगिक विकास को किसने महत्व दिया? फ्रायड ने। तो क्वेश्चन नंबर 19 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया? मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला, ठीक है, प्रथम प्रयोगशाला को डब्ल्यू बुंट ने, सिगमंड ने, पावलोव ने या वाटसन ने? तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? डब्ल्यू बुंट ने। ठीक है, डब्ल्यू बुंट ने क्या था, कब किया था? 1879 में। 1879 में जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय में इन्होंने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की थी। जर्मनी के किसमें? लिपजिंग विश्वविद्यालय है जर्मनी का। इसमें 1879 में इन्होंने प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की आधारशिला रखी थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। गैस्टॉल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी? गैस्टॉल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? फ्रांज ब्रेंटानो ने, मैक्स वर्दीमर ने या एडगर रूबिन ने? ठीक है, तो गैस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? मैक्स वर्दीमर ने। गैस्टाल्टवादी कहलाते हैं मैक्स वर्दीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? संघनन सिद्धांत किससे संबंधित है? अधिगम से, अभिप्रेरणा से, स्मृति से या सृजनात्मकता से? तो संघनन सिद्धांत जो संबंधित है वो हो जाएगा स्मृति से। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में किस वर्ग का सिद्धांत है? क्षेत्र सिद्धांत, ठीक है, किस वर्ग का सिद्धांत है? देखिए, व्यवहारवादियों का, संरचनावादियों का, मनोविश्लेषकों का या गैस्टॉल्टवादियों का? तो क्षेत्र सिद्धांत जो संबंधित है वो है गैस्टॉल्टवादियों से। गैस्टॉल्टवादियों का ये सिद्धांत है। और जिसने क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया था? वो दिया था कुर्ट लेविन ने। क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कुर्ट लेविन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 24, ये बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व के, ठीक है, रुचि के, बुद्धि के, व्यक्तित्व के, रुचि के या बुद्धि के? तो बैटरी का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? ये बुद्धि के द्वारा, मतलब बुद्धि का प्रयोग, बैटरी का प्रयोग जो है वो जो किया जाता है किसके मापन द्वारा किया जाता है? बुद्धि के मापन द्वारा किया जाता है। देखिए, यहाँ पे भाटिया बैटरी है, यहाँ पे है ना बुद्धि भाटिया बैटरी, यहाँ पे हो जाएगा भाटिया बैटरी। एक मिनट रुक जाइए आप लोग, यहाँ पे है भाटिया बैटरी का, भाटिया बैटरी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो बुद्धि के मापन के लिए भाटिया बैटरी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रियायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने किया था? अभिक्रियायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? हल ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने या वाटसन ने?
तो अभी किरमायुक्त अधिगम का प्रत्यय दिया था स्किनर ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहेंगे? अधिगम, अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति या अभिक्षमता। तो उसको कहते हैं अधिगम। ठीक है, सीखना या अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है, तो उसको कहते हैं अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? संज्ञान वृत्तिदर्श सिद्धांत, समूहकारक सिद्धांत, गिलफोर्ड का सिद्धांत या फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड का सिद्धांत। तो संज्ञान जो है वो गिलफोर्ड के सिद्धांत का हिस्सा है। ठीक है, गिलफोर्ड का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? देखिए, एक क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आता है, कैसे निकालते हैं? देखिए, इसका जो फॉर्मूला है वो होता है MA/CA × 100। ठीक है, मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज × 100। अब देखिए, इसमें मेंटल एज कितनी है? 10। ठीक है, मानसिक आयु कितनी है? 10 है, तो 10, और उसकी जो वास्तविक आयु वो कितनी है? 8 वर्ष। ठीक, 8 × 100, तो इसका आ जाएगा 125। तो उसकी जो बुद्धि लब्धि है वो कितनी है? 125 है, 125। तो क्वेश्चन नंबर 28 का डी ऑप्शन राइट आंसर है। ये कभी कभी पता फॉर्मूला पूछ लिया जाता है कि बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है, तो MA/CA × 100। क्वेश्चन नंबर 29 है, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? जेम्स लेंग सिद्धांत, हाइपोटोलसिक सिद्धांत, सक्रियता सिद्धांत या अभिप्रेरणा सिद्धांत। तो बताइए, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? तो वो मानता है जेम्स लेंग का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 30 है, कोलबर्ग का सिद्धांत निम्न में किस विकास से संबंधित है? कोलबर्ग भाषा विकास से, सामाजिक विकास से, नैतिक विकास से या शारीरिक विकास से? तो कोलबर्ग का सिद्धांत जो है वो नैतिक विकास से संबंधित है। ठीक है, नैतिक विकास। ये थे आज के 30 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऐसे हम डेली 30 क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आ रहे हैं CDP की। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, और हमारे चैनल पर अब एक नई सीरीज़ शुरू हुई है, करंट अफेयर्स। डेली का करंट आपको मिलेगा, ठीक है, जिसमें से 15 to 20 क्वेश्चन आपको मिलते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस होंगे। ठीक, जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।